से हमने देखा था कि यहां से स्टार्ट होता है सेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस थे. They were deprived of their legislative power and this legislative power was completely transferred to the Governor General of Bengal. Hello students, welcome back to my YouTube channel Hope the Rising Wave. So last time we discussed about Charter Act of 1813 and we discussed how Western education was entrenched and it was penetrated into the Indian society. So today we will be discussing about Charter Act of 1833. Again, this charter is very important from the examination perspective, whether it is UPSC, state PCS or SSC or JK SSB or any state civil services examination. So today we will be discussing a detail about the Charter Act of 1833. हमने देखा जो चार्टर एक्ट ऑफ 1773 का जो मेन पॉइंट या मेन प्रोविजन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हमने देखा था किस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल और रेगुलेट करना स्टार्ट किया था. यहां से सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन हमने ये देखा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो तीन इंपॉर्टेंट जोन्स थे बंबई, मद्रास और हमारे पास बंगाल, ये तीन इंपॉर्टेंट जोन्स थे. यहां पर दो इंपॉर्टेंट जोन्स, तो यहां पर हमने देखा किस तरीके से गवर्नर ऑफ बंबई और गवर्नर ऑफ मद्रास की लेजिस्लेटिव पावर्स को रिड्यूस किया और गवर्नर ऑफ बंगाल की लेजिस्लेटिव पावर को इंक्रीज किया. मींस लेजिस्लेटिव पावर को शिफ्ट किया फ्रॉम डिफरेंट हैंड्स टू अ कॉमन और सिंगल हैंड. तो यहां से हमें आइडिया मिलता था कि यहां पर जो है जो शेयरिंग ऑफ पावर्स है उसको रिड्यूस किया जाता है, एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तैयार की जाती है जिसको हमने सेंट्रलाइजेशन का नाम दिया था. मींस गवर्नेंस को सेंट्रलाइज किया गया था, एक कॉन्स्टिट्यूशन को सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी दी गई थी. ठीक है, तो यहां से स्टार्ट क्या होता है, यहां से हमने देखा था कि यहां से स्टार्ट होता है सेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस. ठीक है, यहां से स्टार्ट हुआ, इनिशिएट हुआ. तो आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम जो लेजिस्लेटिव पावर होती थी गवर्नर ऑफ बंबई और मद्रास की या बाकी हमारे पास जोन थे जहां जहां पर प्रोविंसेस में हमारे पास गवर्नर थे, उनकी लेजिस्लेटिव पावर को रिड्यूस किया गया आहिस्ता आहिस्ता. अब फाइनली क्या होता है कि 1833 की अगर हम बात करेंगे तो 1833 में दोबारा से एक चार्टर पास किया गया, कहां पर, ब्रिटिश पार्लियामेंट में. क्यों? क्योंकि 20 साल के बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज की टर्म्स एंड कंडीशन थी उसको रिवाइज करना था. अब इस रिवीजन में क्या किया, अब इस रिवीजन में कौन कौन से प्रोविजन इंट्रोड्यूस किए गए जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे इंपोज हो जाएंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो चार्टर एक्ट 1833 के अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया. हमने देखा कि हमारे पास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान हमारे पास बंबई और मद्रास की अगर हम बात करेंगे, यहां की जो गवर्नर की काउंसिल होती थी, इनके पास लेजिस्लेटिव पावर्स होते थे. इनकी लेजिस्लेटिव पावर को रिड्यूस किया गया चार्टर एक्ट ऑफ 1773 में. अब यहां पर ध्यान रखना है कि कंप्लीट नहीं लिया गया, रिड्यूस किया. इसका मतलब यह है कि विद द पासेज ऑफ टाइम जब नए चार्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी लेजिस्लेटिव पावर को रिड्यूस करते गए. फाइनल क्या हुआ कि 1833 में जब चार्टर ये पास किया गया तो हमारे पास जो बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिटेन या ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि ये प्रेसिडेंसी पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की थी, जो हमारे पास बंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसी थी, यहां पर हमारे पास जो गवर्नर्स होते थे, अब इनका क्या किया कि यहां पर इनकी लेजिस्लेटिव पावर को टोटल खत्म कर दिया गया. इनके पास अब कोई भी लेजिस्लेटिव पावर्स नहीं है. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहला प्रोविजन चार्टर एक्ट ऑफ 1833 का यह है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर जो दो इंपॉर्टेंट पावर जोन्स थे, तीन थे, बंबई, मद्रास और दैट इज बंगाल. बंबई और मद्रास की अगर हम बात करेंगे, यहां पर जो गवर्नर्स होते थे इनकी लेजिस्लेटिव पावर्स को खत्म कर दिया गया. मींस कि हमारे पास जो गवर्नर ऑफ बंबई और गवर्नर ऑफ मद्रास थे, दे वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर एंड दिस लेजिस्लेटिव पावर वाज कंप्लीटली ट्रांसफर्ड टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. किसको दिया गया? अगर इनकी लेजिस्लेटिव पावर को खत्म कर दिया गया तो लेजिस्लेटिव पावर को कंप्लीट ट्रांसफर किसको किया? दिस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. अब देखिए यहां पर अगर लेजिस्लेटिव पावर जो है यहां पर डिक्रीज की गई, दो प्रेसिडेंसीज में यहां पर गवर्नर्स के पास लेजिस्लेटिव पावर नहीं है. अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 या चार्टर एक्ट ऑफ 1773 के अकॉर्डिंग बनाया गया था, अब उसकी लेजिस्लेटिव पावर को बहुत ज्यादा इंक्रीज किया. जब इसकी लेजिस्लेटिव पावर को इंक्रीज किया गया तो इसकी डेजिग्नेशन जो है वो चेंज हुई.
अब जब इसकी डेजिग्नेशन चेंज हुई, अब इसको कहा गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब ये किसका गवर्नर जनरल है? सिर्फ बंगाल का नहीं है, ओवरऑल इंडिया का है। क्यों? क्योंकि अब हमने क्या किया कि जितनी भी लेजिस्लेटिव पावर है वो सिंगल हैंड के अंदर दी गई, एक सिंगल अथॉरिटी के अंडर दी गई, एक सिंगल पावर के अंडर दी गई। तो यहां से हमें आइडिया ये मिलता है कि हमारे पास जो लेजिस्लेटिव पावर थी या जो गवर्नेंस सिस्टम था उसको हमने सेंट्रलाइज किया। हमने नहीं, मतलब जो ब्रिटिश ने या ब्रिटेन गवर्नमेंट की अगर हम बात करेंगे, उन्होंने यहां पर लेजिस्लेटिव पावर को या गवर्नेंस को सेंट्रलाइज किया। इसका मतलब ये है कि ये वाला एक्ट जो है इसने लीगलाइज किया किस चीज को? सेंट्रलाइजेशन या कोलोनाइजेशन। तो यहां पर कोलोनाइजेशन जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का या ब्रिटिश गवर्नमेंट का और इंडिया यहां पर कंप्लीट होता है। देखिए स्टार्ट कहां से होता है? 1773 से कोलोनाइजेशन स्टार्ट होता है, सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होता है और फाइनल हमारे पास फाइनल इसकी झलक कहां पर दिखती है? चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के थ्रू। यहां पर हमारे पास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो कंप्लीट यहां पर कोलोनाइजेशन करती है इंडिया में, क्योंकि एक ही के अंडर पावर दी गई। इसी को हम मॉडर्न टाइम में कहते हैं यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जब एक ही हाथ के अंदर या एक ही अथॉरिटी के अंदर हमारे पास कंप्लीट पावर होती है उसको हम कहते हैं यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, और अर्लियर हम इसको कंसेप्ट देते हैं कोलोनाइजेशन का कंसेप्ट। ये था सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारे पास, पहला प्रोविजन किसका? चार्टर एक्ट ऑफ 1833। पास जो है यहां पर जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया उसके पास अब कंप्लीट लेजिस्लेटिव पावर्स हैं। मतलब अब लॉज बनाए जा सकते हैं। कहां पर? सिर्फ वहां पर। आप ऐसा कह सकते हैं कि जैसे हमारे पास प्रेजेंट डे में पार्लियामेंट है, बस इसको पार्लियामेंट हम नहीं कहेंगे, लेकिन एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन जो है, कंप्लीट लेजिस्लेटिव ऑर्गन बनाया गया ओवरऑल इंडिया में। ठीक है कि नहीं? अब यहां पर जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, सबसे पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की अगर हम बात करेंगे वो था हमारे पास विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। विलियम बेंटिक जो था वो सबसे पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था। अब जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, इसको असिस्ट करने के लिए एक काउंसिल बनाई गई। अब आप बताएंगे तो काउंसिल तो थी ऑलरेडी। हाँ, काउंसिल थी ऑलरेडी, थोड़ी सी चेंज इसमें लाई गई। अगर हम याद करेंगे, थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, हमने ये देखा था कि पिट्स इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग जब 4 मेंबर की काउंसिल बनाई गई थी इनिशियली चार्टर एक्ट ऑफ 1773 के अकॉर्डिंग, तो पिट्स इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग इसका एक मेंबर जो है वो रिड्यूस किया गया था, कैंसिल, मतलब 3 थे। तो इस चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के अकॉर्डिंग इसकी स्ट्रेंथ को फर्दर इंक्रीज किया गया। एक मेंबर जो है फिर से एंटर किया गया, एक मेंबर जो है फिर से इंक्रीज किया गया। अब ये जो एक मेंबर था इसका काम एक स्पेसिफिक था। क्या था? स्पेसिफिक काम था। और ये स्पेसिफिक काम क्या था कि इस मेंबर को एज अ लॉ मेंबर बनाया गया। क्या बनाया गया? लॉ मेंबर। और ये जो लॉ मेंबर सबसे पहला इस काउंसिल में लॉ मेंबर, फर्स्ट लॉ मेंबर वो था मैकॉली। ठीक है, मैकॉली जो था वो सबसे पहला इसका लॉ मेंबर बना। अच्छा, मैकॉली की अगर हम बात करेंगे, इसका एक इंपॉर्टेंस है जो हम आगे भी पढ़ेंगे। 1854 में इसने रेकमेंड किया था सिविल सर्विसेज के रिलेटेड इंडिया में। जो मॉडर्न सिविल सर्विसेज इंडिया में है वो किसके बेसिस पर दिया गया था? जो इसने रिकमेंडेशन दी थी, मैकॉली ने रिकमेंडेशन दी थी मॉडर्न सिविल सर्विसेज के रिलेटेड, जिसको कहते थे इंडियन सिविल सर्विसेज। वो 1854 में इसने रिपोर्ट प्रिपेयर की थी, एक रिकमेंडेशन दिया था। ठीक है कि नहीं? लेजिस्लेटिव बॉडी जो हमारे पास थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, तो इसके अकॉर्डिंग जो है हमारे पास जो मॉडर्न सिविल सर्विसेज का कंसेप्ट है वो वजूद में आया था। अब देखो, ये था हमारे पास गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो किस तरीके से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना, किस तरीके से सेंट्रलाइजेशन जो है कंप्लीट हुआ, कोलोनाइजेशन को लीगलाइज किया गया, और किस तरीके से हमारे पास काउंसिल। सेकंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि जो काउंसिल थी इसकी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की काउंसिल थी उसमें एक मेंबर और इंक्रीज किया, और वो कौन सा मेंबर था? लॉ मेंबर। तो इसका काम क्या था? इसको तभी ये परमानेंट एज अ मेंबर नहीं था। जब भी लॉ प्रिपेयर करना होता था, जब भी लॉ बनाना होता था, तो इसका जो है इसका रिकमेंडेशन जरूरी होती थी और इसका प्रेजेंस जो है वो जरूरी होती थी। तो ये था हमारे पास किस तरीके से यहां पर इसमें चेंजेस लाई गई। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास इसमें प्रोविजन क्या है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन, तो यहां से हमें आइडिया ये आता है कि हमारे पास इस एक्ट के थ्रू पॉलिटिकल और लीगल कंट्रोल की अगर हम बात करेंगे, देखिए पॉलिटिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती जा रही थी फ्रॉम 1773, क्योंकि वहां से उन्होंने कंट्रोल जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे स्टार्ट किया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरीज पे कंट्रोल करना स्टार्ट किया। जैसे कि 2 बॉडीज बनाई गई, जैसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल थे, डायरेक्टली आंसरेबल थे किसके? ब्रिटिश गवर्नमेंट के। उसके बाद हमारे पास अगर लीगल पावर की हम बात करेंगे तो लीगल पावर भी यहीं से स्टार्ट होता है, किस तरीके से उन्होंने सेंट्रलाइज करने की कोशिश की फ्रॉम 1773 टू 1813। तो यहां से हमें क्लियर आइडिया मिलता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया
कंपनी या ब्रिटिश गवर्नमेंट की अगर हम बात करेंगे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किस तरीके से इस एक्ट के थ्रू पॉलिटिकल पावर एज वेल एज द लीगल पावर को कंप्लीट किया। यहां से आइडिया कंप्लीट होने का मतलब यह है कि अब हमारे पास जो है वो सिंगल अथॉरिटी पूरे इंडिया को चलाएगी। जो भी लॉ बनेगा एक सिंगल अथॉरिटी बनाएगी, एक सिंगल बॉडी बनाएगी, सेपरेट लॉ की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन की अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन की अगर हम बात करेंगे तो हमने देखा कि इससे पहले 1833 से पहले की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास चाहे मुंबई है, चाहे मद्रास है, चाहे बंगाल है, या कोई भी हमारे पास प्रोविंसेस है, वहां पर लॉज बनाए जाते थे। क्या बनाए जाते थे? लॉज। अब ये लॉज कौन बनाता था? लॉज तो हमारे पास वहां पर जनरली या तो गवर्नर जनरल, हम बंगाल की बात करेंगे, या तो हमारे पास गवर्नर्स बनाते थे। अच्छा, ये गवर्नर्स थे कौन? ये प्राइमरली थे एग्जीक्यूटिव। क्या थे? एग्जीक्यूटिव। अच्छा, हमारे पास अगर एग्जीक्यूटिव बॉडी एक लॉ बनाती है, क्या हम उसको एक्ट कहेंगे? क्या हम इसको एज अ प्रेजेंट टाइम में एक्ट कहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। इसी तरीके से जो प्राइमरली एग्जीक्यूटिव बॉडीज थी लेकिन लॉ बनाती थी, उनको हम कहते थे रेगुलेशंस। क्या कहते थे? रेगुलेशंस। रेगुलेशंस। और चार्टर एक्ट 1813 जो कल हमने पढ़ा, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा, 1813 के अकॉर्डिंग ये था कि जो भी रेगुलेशंस इन सारे काउंसिल्स में बनाया जाता है उनको चाहिए कि वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रेजेंट करें। ठीक है, तो यहां से हमें यह क्लियर होता है कि 1833 से पहले जो लॉज बनाए जाते थे वो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी, एज अ प्राइमरली एग्जीक्यूटिव बॉडी होती थी, वो हमारे पास लॉज बनाती थी, उनको कहते थे रेगुलेशंस। लेकिन 1833 के बाद जो भी लॉ बनाया गया वो एक लेजिस्लेटिव बॉडी ने बनाया, क्योंकि हमारे पास अब लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ इंडिया है, दैट्स द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और उसकी काउंसिल दैट इज द कंप्लीट लेजिस्लेटिव बॉडी। अब इसके बाद जो भी लॉज बनेंगे उनको कहा जाता था एक्ट्स। ठीक है, तो ये था डिफरेंस कि पहले रेगुलेशंस, जैसे देखो आज भी प्रेजेंट टाइम में अगर कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी लॉज बनाती है तो उनको हम एक्ट नहीं कहते हैं। जैसे कि हमारे पास प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जब कोई लॉ बनाता है एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है, एग्जीक्यूटिव बॉडी या एग्जीक्यूटिव, जैसे कि हमारे पास गवर्नर एलजी हमारे पास कोई लॉ बनाएगा तो उसको हम एक्ट नहीं कहते हैं, उसको हम एज ऑर्डर भी कह सकते हैं, एक ऑर्डिनेंस कह सकते हैं, या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कहते हैं जनरली। ठीक है, तो इसी तरीके से तो यहां से हमें आइडिया मिलता है। देखो हमने पढ़ना है कि हमारे में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके रूट्स किस तरीके से हिस्ट्री से बिलोंग है, किस तरीके से हमने उसको इमिटेट किया है, ऑलमोस्ट इमिटेट किया है और बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन, और जो फिक्स्ड होता है प्रेजेंट, जो 1947 के बाद जो हमारे पास सोसाइटी थी, जो अभी अवेलेबल सोसाइटी हमारे पास है, उससे किस तरीके से वो मैच करेगा। ठीक है, तो उसके बाद ये था तीसरा इंपॉर्टेंट प्रोविजन। फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रोविजन की अगर हम बात करते हैं तो फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये था कि हमारे पास जो सिविल सर्विसेज का कंसेप्ट था, सिविल सर्विसेज की अगर हम बात करते हैं तो सिविल सर्विसेज एक ओपन कंपटीशन नहीं था, एक ओपन कंपटीशन कंपटीशन नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था 1833 से पहले। इवन कि 1833 आप बताएंगे, 1833 से पहले ओपन कंपटीशन नहीं था। मतलब ये था कि हमारे पास जो सिविल सर्विसेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में होते थे, उनको एक लंदन की अगर हम बात करेंगे, वहां पर एक कॉलेज था, आई थिंक हैलीबुरीज कॉलेज कुछ था, ऐसा नाम था, तो वहां पर उनको एडमिशन लेनी होती थी और वो सिविल सर्वेंट बनते थे, और उसमें सिविल सर्वेंट एक्सक्लूसिवली ब्रिटिश के होते थे, इंडियन कोई भी ब्रिटिश उसमें सिविल सर्वेंट नहीं होता था। अब ये जो हमारे पास चार्टर एक्ट 1833 है, इसमें ये रेकमेंड किया गया, इसमें ये जोर दिया गया कि हमारे पास जो सिविल सर्विसेज का सिस्टम है इसको एक ओपन कंपटीशन बनाया जाए। क्या बनाया जाए? एक ओपन कंपटीशन, ताकि जो लोकल्स हैं, जो नेटिव्स हैं, वो भी इसमें क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे। दे वुड आल्सो टेक पार्ट इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। लेकिन मसला क्या हुआ कि यहां पर जो हमारे पास बोर्ड, दिस इज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की अगर हम बात करेंगे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो गवर्निंग बॉडी थी उसने अपोज किया। अब अपोज क्यों किया? देखो, अपोज इसलिए किया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को तब तक फायदा था जब तक उनके अंडर ब्यूरोक्रेट्स थे, जब तक उनके अंडर सिविल सर्वेंट थे, उनको फायदा था। ठीक है, चाहे ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई भी लॉ पास करे, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन जो है वो ओपन हो जाए। ठीक है, लेकिन इस लॉ ने यहां से इनिशिएट किया, स्ट्रेस दिया कि एक स्ट्रेस दिया या फोकस करवाया कि हमारे पास सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन जो है वो ओपन होना चाहिए। लेकिन ये फाइनल जो है, ये प्रोविजन जो है, इस प्रोविजन को बाद में नेग्लेक्ट किया गया, अपोज किया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, तो ये जो है एनफोर्स नहीं हुआ। उसके बाद हमारे पास जो है इस एक्ट के थ्रू फर्स्ट लॉ कमीशन बनाई गई थी, फर्स्ट लॉ कमीशन जो है वो बनाई गई थी। प्रोविजन हमारे पास ये है कि इस एक्ट के थ्रू फर्स्ट लॉ कमीशन जो है 1833 में बनाई थी। इस लॉ कमीशन का जो चेयरपर्सन था या चेयरमैन की अगर हम बात करते हैं तो वो था मैकॉले। वो हमारे पास लॉ मेंबर था, वही इसका चेयरपर्सन था, चेयरमैन था। अच्छा, इसका मकसद क्या था? जितने भी इंडिया के लॉज हैं उनको कोडिफाई करना है। क्या करना है? कोडिफाई करना है, एक सिंगल डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट करना है, या जो हमारे पास पर्सनल लॉज भी हैं उनको कोडिफाई करना है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ कमीशन बनाई गई थी 1833 में इस चार्टर एक्ट के अकॉर्डिंग, जिसका चेयरपर्सन मैकॉले था, और मेन मकसद इसका क्या था कि जितने लॉज हैं उनको कोडिफाई करना है। तो यहां से हमें आइडिया मिलता है, देखिए इसकी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस हमारे पास ये है कि सबसे पहले कि यहां पर कॉलोनाइजेशन जो है इस एक्ट के थ्रू कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हमारे पास यहां पर जब ये कंप्लीट हो गया तो यहां से हमें आइडिया मिला कि सेंट्रलाइजेशन का। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट प्रोविजन इसका है, एक और इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो हमारे पास है रेगुलेटिंग एक्ट या चार्टर एक्ट ऑफ 1833 की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास सिक्स्थ इंपॉर्टेंट प्रोविजन की अगर हम बात करेंगे,
हमने देखा कि हमारे पास ट्रेड मोनोपोली जो थी, ट्रेड मोनोपोली जो ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दी गई थी, हमने देखा 1830 में चार्टर एक्ट, जो प्रीवियस चार्टर हमने पढ़ा, इसके अकॉर्डिंग ट्रेड मोनोपोली जो थी वो एबॉलिश की गई थी। लेकिन दो चीजों में फिर भी इनको प्रिविलेज दिया गया था ट्रेड मोनोपोली, एक था ट्रेड इन टी और ट्रेड विद चाइना। लेकिन इस चार्टर के अकॉर्डिंग, लेकिन इस चार्टर एक्ट के अकॉर्डिंग 1833 के अकॉर्डिंग जो ट्रेड मोनोपोली थी, किस में, पी में और चाइना के साथ ट्रेड जो था उसको भी एंड किया, उसको भी खत्म किया। अब यहां से हमें सिग्निफिकेंस क्या मिलता है, यहां से हमें आइडिया क्या मिलता है, जो हमारे पास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसके पास कमर्शियल प्रिविलेजेस थे, ठीक है कि नहीं, कमर्शियल प्रिविलेजेस को खत्म कर दिया गया, अब उसे एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनाया गया। ठीक है, तो यहां से हमें आइडिया मिलता है कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यहां पर है, इसकी कमर्शियल जो हमारे पास एक्टिविटीज थी, प्रिविलेज थी, वो भी खत्म कर दिए गए। ठीक है, ये कमर्शियल प्रिविलेजेस दी गई थी पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के अकॉर्डिंग। कमर्शियल प्रिविलेजेस इससे पहले भी दिया गया था, जब पहला चार्टर दिया था क्वीन एलिजाबेथ ने 1600 में। यहां पर इनका कमर्शियल एक्टिविटी जो है खत्म होती है और इसको एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ट्रीट किया जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास इस तरीके से शिफ्ट होता है गवर्नेंस कहां से, ब्रिटिश ईस्ट, या पावर की अगर हम बात करेंगे, पॉलिटिकल पावर, मिलिट्री पावर, ट्रेड एंड कमर्शियल पावर की अगर हम बात करते हैं, तो इस तरीके से शिफ्ट होता है फ्रॉम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। और पावर जो है, कंप्लीट पावर एक सेंट्रल अथॉरिटी के अंडर आती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आती है, वाया द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से कॉलोनाइजेशन जो है वो कंप्लीट होता है और ये एक्ट जो है लीगलाइज करता है जो हमारे पास क्या कहते हैं इसको, लीगलाइज करता है कॉलोनाइजेशन को। दिस वाज ऑल अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसके प्रोविजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव के लिए भी और मेंस पर्सपेक्टिव के लिए। थैंक्स।